स्टार्ट कर दिए सर। ठीक है। हाय व्यूवर्स, दिस इज मी रिबाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज हमारे साथ मौजूद है कश्मीरी हिंदू नंदन भट्ट। सर बहुत शुक्रिया हमारे व्यूवर्स के लिए आपने टाइम निकाला। थैंक यू रिबाज। सर सबसे पहले तो हमारे व्यूवर्स को बताइएगा कि आप बीइंग अ कश्मीरी आज कश्मीर की सरहद से क्यों दूर हैं और इंडिया में बड़ा अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, और अपने बिजनेस के हवाले से भी बताइएगा, और साथ में कश्मीर की सोसाइटी को आपने कैसे देखा। जो टॉपिक है जिसके लिए, जिस पर्पस के लिए मैंने ये प्रोग्राम कंडक्ट किया, उसके बारे में, उस टॉपिक को बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपकी ज़िंदगी के बारे में पहले जानते हैं। सर सबसे पहले तो मैं आपका दोबारा से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, आपने हमारे थैंक व्यूवर्स यू के लिए रिबाज। टाइम निकाला, और मैं बहुत एक्साइटेड थी। और इंटरव्यू से पहले ही बड़े मज़ेदार आपके एक्सपीरियंस से सुनकर मैं और ज़्यादा एक्साइटेड हो गई कि आपका इंटरव्यू ज़रूर कंडक्ट करना है। और तो आपका भी शुक्रिया सर कि आपने हमारे व्यूवर्स के लिए, हमारी यूट्यूब फैमिली के लिए टाइम निकाला। तो व्यूवर्स, आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और अपनी राय का इजहार साथ साथ करते रहें। और अगर चाहते हैं कि हम डिजिटली प्रमोट हो सके तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुपर चैट कीजिएगा। तो सर आपकी जाने बातें हैं। सर ये बताइएगा कि कश्मीर की सोसाइटी को आपने कैसे देखा, और आप कश्मीरी होने के नाते फिर कश्मीर से दूर क्यों हैं, और पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस आपका कश्मीर में कैसा गुजरा, और कश्मीर छोड़ने का मकसद क्या था। रिबाज जी, मेरा एक्चुअली जन्म 1980 में हुआ है, सो आई एम प्रीटी ओल्ड इन टर्म्स उस हिसाब से। तो 1980 से लेके 1990, सो आई हैव बीन, आई एम एक्चुअली बॉर्न इन बारामूला डिस्ट्रिक्ट से, एंड मैं छोटे से गांव से हूँ, बारामूला श्रीनगर के रोड पे रहते हूँ, चंद्रामा नाम है उसका। और फिर मेरा एजुकेशन एक्चुअली सोपोर में होता था, विच यूज टू बी कॉल्ड ए छोटा लंदन एट दैट टाइम, सो इट वाज दैट डेवलप्ड एट दैट टाइम। मतलब आई एम थिंकिंग टॉकिंग अबाउट मतलब लेट 80s में, so it used to be that developed, it was compared to London at that time, so that's the kind of the development which we had at that time. So why we left, I think everybody knows it. So do you still want me to go for that? Because uh, I'll tell you. Okay, so why we left was that since Kashmiri Hindus were actually particularly targeted because of their religion, nothing else. Otherwise मेरे गांव के लोग अभी भी हमारे घर पे आते हैं, मतलब तो पुणे, हम कभी भी जाते हैं तो वी गेट ग्रैंड वेलकम देयर विदाउट एनी फेल। बट what happened that time was actually it was a masses who came out and started looking for independence from the India at that time, to be frank. And what they wanted was actually दो चीजों के लिए इंडिपेंडेंस चाहिए थी उनको. One was Indian Army and second was Kashmiri Hindus, so that they can have a complete Islamic state at that time. I'm telling you without filters right now. So what went wrong actually was their chronology. उनको एक्चुअली पहले अगर कश्मीरी आर्मी के साथ लड़ाई होती थी, इंक्लूडिंग कश्मीरी हिंदूज, तो दे माइट हैव लिटिल बिट ऑफ ग्राउंड देयर. क्योंकि क्या होता था कि देन इट वुड नॉट हैव बीन ए रिलीजियस फाइट. Now what's happening across the globe, why Kashmir issue is not getting recognized, क्योंकि कश्मीर आज़ादी इसलिए चाह रहा है क्योंकि वो बोल रहे हैं कि हम इस्लामिक स्टेट है. इट्स हम मतलब आप कभी भी नारे भी अगर देखोगे कश्मीर के पुराने वाले वीडियोस में, सो इट वाज कि हम पाकिस्तान से नाता क्या है, इस्लाम का. ला इलाहा इल्लल्लाह, दैट वाज टू बी द वर्ड, टू बी फ्रैंक. सो दैट वाज द पॉइंट जब उनको वर्ल्ड ने डिनाउंस किया कि दैट यू कैन नॉट हैव सेपरेट कंट्री only on the basis of religion. So if you compare India with Pakistan as of now, so Pakistan was created only because of the religion, and it has never मेरे हिसाब से succeeded as a country after that. And India have actually seen मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा आगे grow हुआ है since we accepted everything. There is no differentiation between any individual on the basis of caste, creed, religion, and is completely secular. So I अच्छा think I gave you that answer कि why we left Kashmir. अच्छा सर, आपने कौन से ईयर में कश्मीर को छोड़ा, कितना अरसा हो गया कश्मीर को छोड़ा। हम 1990 में निकले थे. सो हम बारामूला सोपोर के उसमें जो रहते थे, तो हमारा बिजनेस एक्चुअली कश्मीरी, वी वर फ्रॉम फैमिली हु यूज्ड टू हैव ऑर्किड्स ऑफ एप्पल्स. तो बिजनेस फैमिली से था मैं, जिनका सेब का बिजनेस था, तो हम करते थे. सो एज अ बिजनेस फैमिली जब हम कश्मीर से निकले, वी सफर्ड अ लॉट, क्योंकि
वो साथ में नहीं ले पाया, क्योंकि आप बाग तो लेके नहीं सकते अपने साथ में, मतलब ऑल दैट fields, orchids, you cannot take it with them. So for good 6 to 7 years as a family हम एक migrant camp में रुके हुए हैं, so which has never been told actually globally, नहीं पता है लोगों को कि कश्मीरी Hindus are still actually living in camps. बहुत सारा कम्युनिटी के लोग हैं जो अब तक सस्टेन नहीं हो पाए फाइनेंशियली, so they are still living in camps. So अभी तो थोड़े से normal concrete के घर दिए गए by the government of India, but I'm saying in 1990s when the whole population moved out from Kashmir, so it was hard for us. So कश्मीर का आपको टेम्परेचर पता है कि it's moderate, it never goes 30s के ऊपर तो नहीं जाता था, but in Jammu it's equal to Punjab, so you can relate to it. So it's 48 49. So मेरे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, मेरी दादी तभी जिंदा थी, तो दे हैड टफ टाइम, एंड क्योंकि वो कपड़े का टेंट रहता था जो आपने रेफ्यूजी कैंप्स में देखा होगा मोस्टली, यू माइट हैव सीन अक्रॉस, सो उसमें हम 6 से 7 साल रहे हैं एज अ फैमिली. सो इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर देम. मैं तो छोटा था, मैं 10 11 साल का था. फॉर अस इट वाज फन. मैं विदाउट, मतलब हमको समझ ही नहीं रहा था क्या हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल मेरे को बहुत सारे कश्मीरी लोग एक साथ दिखे, तो हमारे लिए तो रोज पार्टी होती थी, रोज खेलो, क्रिकेट के लिए मैच होते थे, सामने नदी थी उसमें खेलते थे. But for now, once you're getting into that age when you have kids, so you start understanding that pain, what they have been through it. So that was a difficult part. I think कि थोड़ा थोड़ा sustain किया. Now Kashmiri Hindus का, I don't know it has been told or not, but it's the only community जिनका literacy rate is 100, even girls or boys. There is no differentiation between literacy rate. It's 100%. Even in Kashmir पे भी था. जब हम कश्मीर में भी थे, तो कश्मीरी हिंदूज जो have 100% literacy, and there is no female feticide. ये it's alien to Kashmiri Hindus. It was actually alien to Kashmiri पूरी इसमें. But कश्मीर का एजुकेशन सिस्टम भी जो था, it was actually pretty much controlled by Hindus at that time. तो जब हिंदू पॉपुलेशन निकली है, so जो सबसे पहले एक्चुअली मिलिटेंट्स ने किया था, what they had done is कि उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल्स को जलाना स्टार्ट किया उस टाइम पे 90s में. सो इफ यू सी वीडियोस, देयर आर लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशंस अवेलेबल अक्रॉस द यूट्यूब. तो उससे क्या हुआ कि जो पूरी जनरेशन थी उसकी, मतलब मेरे एज के जो 10 9 10 साल के थे, उनको उस टाइम पे एजुकेशन नहीं मिली टिल दे वेंट इनटू द 18 19 साल के. सो दिस वाज द फर्स्ट थिंग व्हिच वाज एक्चुअली प्लान्ड दैट वे कि पढ़ने मत दो जनरेशंस को. सो स्कूल्स जलाए गए, आपके कॉलेज में अलाउड नहीं था, एंड बहुत सारे स्ट्राइक्स और वो सब होते थे व्हेन द एजुकेशन वाज हैम्पर्ड. इट वाज सिस्टमैटिकली डन सो दैट लोग पढ़ेंगे नहीं तो वो अपने हक के बात नहीं कर पाएंगे. So, but Kashmiri Hindus, since they were moved out, you will see a lot of big shots across the globe. Even in Apple का जो India head है, she's an India, she's a Kashmiri Hindu girl. So, Apple की marketing head of India is a Kashmiri Hindu girl. I अच्छा forgot her सर, name. मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन करूँगी कि कश्मीरी हमने हमेशा सुना यहाँ पर यहाँ की मीडिया में कि मुसलमानों को कश्मीर में राइट नहीं है, मुसलमानों को मस्जिद नहीं जाने दिया जाता, ये नहीं होता किया जाता, ये नहीं हुआ जाता, इस तरह की चीज़ें हमने सुनी. सर, आप बीइंग अ कश्मीरी, आप क्या समझते हैं कि कश्मीर की सोसाइटी मुसलमानों के लिए ज़्यादा फेवरेबल है या फिर हिंदुओं के लिए या या उनके लिए ज़्यादा फेवरेबल है? आपने क्या पाया? पास्ट एक्सपीरियंसेस 90s के कश्मीर में और अब के कश्मीर में क्या डिफरेंस फील कर रहे हैं? और दोनों की सोसाइटी यानी कि पास्ट सोसाइटी और प्रेजेंट सोसाइटी किस चीज़ के लिए, किन लोगों के लिए, किस कम्युनिटी के लिए ज़्यादा फेवरेबल है? नहीं, मेरे को एक्चुअली पहला डाउट ये आता है जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कश्मीर में मुस्लिम्स को रिलीजियस प्लेस में जाने नहीं दिया जाता है, बट हु विल स्टॉप दैम and why should anybody stop them? So to answer you very logically उस point पे, कश्मीर में जितने भी पुलिस है that's Kashmiris and they are 100% Muslims. थोड़े से जम्मू के लोग होंगे, मतलब some of the Hindus from the Jammu. कश्मीरी हिंदूज बहुत कम है but that's negligible into it. So I don't see that कि उनको मना किया होगा. हाँ, आर्मी मना करती है जुम्मा के दिन in some of the big mosques because after that बहुत सारे पथराव होते थे. It was a stone pelting festival after Friday namaz. So after that उसमें वो शायद बंद किया था, but I don't think so after 317 anything has happened like that. It's a past thing now. Nothing has happened
एंड अक्रॉस इंडिया पे देयर इज नथिंग कॉल्ड एज कि आपको रिलीजियस प्लेसेस में जाने के लिए मना किया जाएगा. इनफैक्ट आप हिंदूज को मना कर सकते हो बट मुस्लिम्स को नहीं कर सकते इंडिया में. दैट्स हाउ इट वर्क्स इन इंडिया. सो हिंदूज यू कैन से, क्योंकि हिंदू के टेम्पल्स आर स्टिल बीइंग कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, बट मुस्लिम का वक्फ बोर्ड इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, सो दे डोंट वर्क अंडर द गवर्नमेंट. अच्छा सर, यहाँ पर मैं एक सवाल करूंगी कि यूएन स्पेशल रिपोर्टर ऑन माइनॉरिटी डॉक्टर साहब ने ये कहा कि आर्टिकल 370 के बाद कश्मीरियों पर बहुत जुल्म हो रहे हैं. आप इस बारे में क्या कहेंगे? आर्टिकल 370 हटने से पहले भी आपने कश्मीर की सोसाइटी देखी, आर्टिकल 370 लगने से लगे हुए भी आपने कश्मीर की सोसाइटी देखी. आप क्या कहेंगे इस बारे में? और I think यूएन के उनको ना नहीं जी समझा मैं. Sorry to cut you. So what has happened here? I think the quote from the Jaishankar जी जो हमारे foreign minister है, it keeps repeating in my mind. So Europe has to actually come out of the mindset that Europe's problems are the world's problem and world's problems are not the Europe's problem. So उनको अभी भी वो mindset में है, colonial mindset में, where they think that they can dictate the Asians or even the African countries sitting in the Europe. They feel that they still have that ownership of these countries. For example, I'm not saying only about the India. They keep saying a lot about Pakistan also. You will see a lot of things happening जहाँ पर उनको कोई हक ही नहीं है. I don't think कि वो इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी में बैठ के दे शुड कम एंड कमेंट ऑन इंडिया और पाकिस्तान और टू सम एक्सटेंट बांग्लादेश या चाइना पे या फिर इन पे भी हक ही नहीं बनता उनका. सो दे हैव टू कम आउट ऑफ दैट कनोलियन माइंडसेट कि जहां पर उनको लग रहा है कि वो अभी भी हमको ऑन कर रहे हैं. आई थिंक दैट्स व्हाट इज आई थिंक व्हाट एक्चुअली द एशिया इज चैलेंजिंग नाउ. सो दैट्स द प्रॉब्लम, क्योंकि अगर आप देखेंगे चाइना एंड इंडिया आर एग्रेसिवली गोइंग heavy on their GDP growth पे. जो यूरोप में आई थिंक दिस ईयर इट विल बी नेगेटिव एंड यूएस विल बी आल्सो नेगेटिव जीडीपी उनका जो ग्रोथ रहेगा. सो एंड दे सी दैट कि दिस कैन बी अ ग्लोबल पावर इंडिया और चाइना. सो उसके बीच में दे वांट टू नाउ प्ले अराउंड. देयर इज नॉट डिफरेंट पॉलिटिक्स ऑल टुगेदर गोइंग अक्रॉस द ग्लोबल पॉलिटिक्स में. एंड आई स्टिल डोंट थिंक दैट दे हैव एनी वैलिडिटी टू कमेंट ऑन इंडिया और पाकिस्तान और फॉर मैटर ऑफ से एनी कंट्रीज पे. वो होते कौन है हमारे इंटरनल इश्यूज में बात करने के लिए. और इवन फॉर द G20 इट्स नॉट ओनली हैपनिंग इन कश्मीर. वो इंडिया के हर स्टेट में होने वाला है. सो फॉर एग्जांपल अभी गोवा में थे जिसमें पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री आए हुए थे. तो इसके बाद में कश्मीर में हुआ, उसके बाद में आई थिंक हरियाणा होएगा, उसके बाद में पंजाब होने वाला है. सो इट्स गोइंग अक्रॉस द कंट्री. सो इस साल वो पूरा शायद 20 स्टेट्स में करने वाला है. सो नथिंग रॉन्ग इन इट चूजिंग कश्मीर ऑल्सो. और उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? इनफैक्ट G20 की वजह से कश्मीर में बहुत सारा क्लीनिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आप उसको दो तीन अगर आप फॉलो करते हो कश्मीर को तो देखो कि बहुत सारा डेवलपमेंट स्टार्ट किया उन्होंने G20 के लिए. इट्स लॉट ऑफ दे आर ट्राइंग टू पुश इट अंडर द स्मार्ट सिटीज. जो इंडिया में पूना इज स्मार्ट सिटी, बॉम्बे में स्मार्ट सिटी होने वाली है. तो कश्मीर में श्रीनगर को उन्होंने स्मार्ट सिटी का प्लानिंग के लिए डाला हुआ है. सो इट्स गोइंग टू हेल्प देम. आई डोंट थिंक सो कि कश्मीर में कोई प्रॉब्लम होएगी G20 से. इट्स गोइंग टू क्रिएट मोर जॉब एवेन्यूज, मोर इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ आ सकती है उससे. दैट्स व्हाट आई थिंक इज जो ग्लोबल एजेंडा में उनको प्रॉब्लम हो रही होगी कि जो पर्टेनिंग इशू है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, हाउ कैन दे रिजॉल्व इट पीसफुली. दैट्स हाउ इट इज गोइंग. अच्छा सर, बीइंग अ पाकिस्तानी मैं एक सवाल यहाँ पर करूंगी कि बोलिए. जैसे ये यूएन के रिपोर्टर ने कहा कि ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है कश्मीर में. आपको क्या लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट कश्मीर में ह्यूमन राइट वायलेशन क्यों कर रही है? आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आई डोंट नो व्हाट दे कॉल इज वायलेशन. मतलब उसका टेक्निकल टर्म क्या बोलते हैं वो लोग. फॉर एग्जांपल पीपल हुम आई स्पीक और द पीपल हु कम अक्रॉस हमारे गांव से, या फिर मतलब मैं तो एक छोटे से गांव में विच कैन यू कैन ट्रीट एज अ रिमोट विलेज. सो पिछले 20 साल से इवन जब हम निकले 90s के बाद में लेके अब तक, तो हर किसी गांव में सड़क पहुंची है, हर किसी गांव में बिजली है, हर किसी गांव में टॉयलेट्स आ गई है. सो व्हाट ऑल डू यू नीड एज एन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन दैट केस. सो आई स्टिल डोंट कि किस चीज़ पे वो हल्ला हो रहा है. टू बी फ्रैंक, आई एम नॉट सो पॉलिटिकली कनेक्टेड पर्सन ऑल्सो. आई डोंट फॉलो पॉलिटिक्स टू मच.
बट एज अ लेमैन आई डोंट अंडरस्टैंड दिस कि किस चीज़ पे बोल रहे हैं कि एट्रोसिटीज हो रही है। एंड पिछले 3-4 साल से अगर आप फॉलो भी कर रहे हो कश्मीर को, यू विल नॉट सी स्टोन पेल्टिंग इश्यूज, यू विल नॉट सी एनकाउंटर्स हैपनिंग टू मच। जितने भी हो रहे हैं वो एलओसी और उसके एरियाज में हो रहे हैं, so not in the main Kashmir or in the village. It has, the casualties have come down heavily, and बाकी सारा तो everybody knows is in a big game for everybody technically. There's a huge money is at stake. सर यहाँ पर ना मेरे एक माइंड में क्वेश्चन आता है कि यूएन के जैसे ये माइनॉरिटी के स्पेशल रिपोर्टर थे, इन्होंने ये कहा कश्मीर में ये वायलेंस हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब मुझे ये मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि कश्मीरी पंडितों पर को जब कश्मीर से निकाला गया था तब इन्होंने कुछ नहीं क्यों क्यों कुछ नहीं कहा, आप इस बारे में क्या? Population sizable नहीं है, so we were only 3 to 4% of Kashmir. So it used to be I think 4 से 5 लाख लोग ही शायद माइग्रेट हुए थे। एंड सेकेंड पार्ट वॉज इंटरनली डिस्प्लेस्ड, मतलब आप इंडिया से इंडिया में गए थे, सो दैट वॉज द फर्स्ट पॉइंट। थर्ड, हम इंटरनेशनली हिंदूज को अगर देखोगे दे आर नॉट वायलेंट और दे आर नॉट टू मच अटेंशन ग्रैबिंग नहीं है। उससे कम एक्चुअली अगर आप म्यांमार का देखोगे तो इंडिया में जब वो आए थे रेफ्यूजीज, तो उनके ऊपर बहुत हल्ला हुआ था, एंड देवर इन थाउजेंड्स ओनली, नॉट इवन लैक्स। सो आई डोंट अंडरस्टैंड दैट वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्यों नहीं किया गया। आई थिंक एज अ कश्मीरी हिंदू जो बैगेज है, इट इज और द ट्रॉमा ऑफ मूविंग आउट फ्रॉम द फैमिलीज एंड फ्रॉम द हाउसेज और इवन फ्रॉम योर नेटिव लैंड, उसको किसी ने जस्टिस दिया है अब तक। सो आई कैन एक्चुअली गारंटी यू कि मोस्ट ऑफ माई जनरेशन एंड जो हमारी ऊपर की जनरेशन जो अभी भी जिंदा रहेंगे कुछ कुछ लोग, उनके ट्रॉमा को एड्रेस नहीं किया गया एज ह्यूमंस के लिए। आई एम नॉट सेइंग कीप द रिलीजन आउट ऑफ इट, so still as a humans the trauma was never addressed, matlab there was no apology from anyone, not from the Indian government, not from the Kashmiri Muslims, never. For Kashmiri Muslims they still see keep saying it as a narrative which was built कि हमको तो वहाँ के उस टाइम के गवर्नर जगमोहन जी थे when this happened, so he pushed the Hindus out of it and he wanted to massacre the Kashmiri Muslims. To be frank मैं गाँव में रहने वाला था, हमको तो पता भी नहीं था जगमोहन कौन है, मतलब यू आर इनटू दैट विलेज विलेज, आपको पता भी नहीं रहता है कि कौन कौन का कंट्रोल करता है। सो वी वेर पुश्ड बिकॉज कि वी saw द वायलेंस अक्रॉस, मतलब हमारे घरों पे पोस्टर लगते थे रात को, यहाँ से निकलो अदरवाइज, मतलब देवर नारा उस टाइम पे कश्मीरी में वही था कि आइदर यू कन्वर्ट, आइदर यू डाई, आइदर यू लीव योर हाउसेस, मतलब वो कश्मीरी में प्रॉपर एक स्लोगन बनता है। सो बट आई एम जस्ट गिविंग यू इट इन। सो वो जो ट्रॉमा है ना, फॉर एग्जांपल आई एम ए किड एट दैट टाइम, बट आई स्टिल हैव दैट ट्रॉमा ऑफ हियरिंग दो स्लोगन्स और लाइट्स बंद करके घर पे बैठना जब आपके ऊपर स्टोन पेल्टिंग हो रहा है पूरा एरिया में। तो मैं उस टाइम पे सोपोर पे रहता था, तो सोपोर में एक्चुअली पूरा एक मोहल्ला था जो हिंदूज का था, तो उस मोहल्ले में पूरा का पूरा सोपोर आता था, दे यूज्ड टू स्टोन पेल्ट पूरे घरों में। तो हमने खिड़कियां तो सारी टूट गई थी, तो खिड़कियों पे रात को एक खाना खाने के लिए आपको मोमबत्ती जलानी पड़ती थी, सिर्फ लाइट बाहर ना जाए तो उसके ऊपर आपको कंबल डालनी पड़ती थी। एज ए किड आई स्टिल रिमेंबर दोस, आई दीज थिंग्स कीप हॉन्टिंग मी, बट उसको किसी ने एड्रेस नहीं किया है एज ह्यूमंस। सो कश्मीरी हिंदूज का जो ट्रॉमा इट वाज नेवर एड्रेस्ड एज हिंदूज के हिसाब से, आई एम नॉट सेइंग हिंदूज के हिसाब से, एज अ ह्यूमन पॉपुलेशन के हिसाब से इट नेवर गॉट एड्रेस्ड। सो फॉर एड्रेसिंग इट इज द फर्स्ट थिंग इज दैट यू नीड टू एक्सेप्ट इट कि हाँ हुआ है। सो अभी तो नाइदर इंडियन गवर्नमेंट एक्सेप्टेड अस एज माइग्रेशन और द रिफ्यूजीज, नाइदर जो अपना कश्मीरी जो हमारे भाई थे, they never accepted that we were forced from Kashmir. They're still saying that कि तुम अपनी मर्जी से निकले। अगर आप कश्मीरी मुस्लिम्स का नैरेटिव अभी भी देखोगे, द नैरेटिव इज दैट कश्मीरी हिंदूज खुद निकले, बट हम खुद कोई नहीं निकलता जहाँ पर आपकी साथ पुश्ते रही हो। यू डोंट लीव योर दैट नेटिव लैंड इफ यू आर नॉट टेरराइज्ड, एंड टेरर इज नॉट ऑलवेज विद बुलेट्स, इट्स विद द माइंडसेट। अगर आपको हर जुमा में मस्जिद में नमाज के बाद में मौलवी ये बोले कि हिंदूज काफिर है, इनको निकालना चाहिए, यू गेट टेरराइज्ड। यू फील दैट यू आर एलिनेटेड इन द सेम सोसाइटी जहाँ पर आप हजारों साल से रह रहे हो एक साथ में।
So this is what has happened at that time, and no addressal or even I'm telling you that कि acceptance भी नहीं है हिंदूज के उसके ट्रॉमा के लिए. सर G20 की मीटिंग जो है वो कश्मीर में होगी, श्रीनगर में, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? I think बहुत अच्छा होगा कश्मीर के लिए, to be frank, without any prejudice. So it's not going to affect the locals. It might affect the other geopolitical issues like China, Pakistan, or even यूरोप में बैठे कुछ लोगों को, क्योंकि they still feel that कि कश्मीरीज ही, क्योंकि अगर आप लॉन्गर टेन्योर में देखेंगे पिछले 30 साल में, द पर्सन हु सफर्ड इज कश्मीरी मुस्लिम. कश्मीरी न्यूज निकल के वी हैव ऑल सेटल्ड ऑलमोस्ट, मतलब 5-10% जो है वो सेटल नहीं हो पाए, बट मेजोरिटी ऑफ द हिंदूज आर सेटल्ड. वी आर अक्रॉस ग्लोब नाउ. So who is suffering and who will keep suffering is the Kashmiri Muslim. So उसको जैसे आप रे ऑफ होप दिखाते हो ना, तो जो बाकी सारे स्टेक होल्डर्स है ना उसमें, लाइक पाकिस्तान, चाइना और टू सम एक्सटेंट बाकी सारे कंट्रीज में भी, तो दैट स्टार्ट्स टू टेक प्लेस एंड द ग्लोबल पॉलिटिक्स में वो सब इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं. फॉर मी एज ए ह्यूमन आई थिंक अगर वहाँ पर हो रहा है, इट विल क्रिएट मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज, एंड वो लोकली होगा, क्योंकि अगर कहीं पर रास्ता बन रहा है तो वो यहाँ से कोई नहीं जाएगा. इस वक्त में चाइना में सीपेक हो रहा है तो वो चाइनीज वाले आके बनाएंगे. इंडिया में अगर कश्मीर में बनने वाला है तो कश्मीरी बनाएगा. दैट्स हाउ इट वर्क्स. सो देयर इज नो डर्थ ऑफ लेबर देयर, तो उधर ही बनेंगे. सो आई थिंक इट विल बी फार बेटर फॉर कश्मीर. इट विल गिव देम द ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन, क्योंकि आई एम श्योर कि वो पीसफुली होगा. ओनली थिंग इज कि आई डोंट नो उस पार से कुछ होगा, तो आई एम नॉट श्योर if there are some of the possibilities, because that's what uh, has been told to me by one of my friend who is into media, that there are huge chances of some infiltration and doing the attacks on that day. So अभी आप अगर कश्मीर को फॉलो करोगे तो कश्मीर में इन्होंने मार्कोस डाले हैं. So they are marine commandos in Kashmir as of now. जी. So which is India के सबसे highest वाले जो commandos हैं. So they have been posted in Kashmir only for the G20 for some days. Once the G20 is through, they will be taken back. अच्छा सर, जैसे आपने कहा कि जो जो हिंदू कम्युनिटी को निकाला गया था कश्मीर से, उसके बाद वो सारे बड़े वेल सेटल्ड हो गए. आप चूंकि एक बिजनेसमैन है, आप बड़े अच्छे बिजनेसमैन है और बड़ा नाम कमाया आपने बिजनेस में, तो अभी नहीं, और कमाना चाहूंगा. और सर वो तो वक्त के साथ साथ आप उसको और यूटिलाइज करते रहते हैं, लेकिन अभी मेरी नज़र में आप देखें तो आप बिजनेसमैन हैं, बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं. तो आप ये बताएं कि हम हमेशा वीडियोस में देखा करते थे, सुना करते थे, इंटरनेशनल न्यूज़ में आर्टिकल्स पढ़ा करते थे लोगों के कि इंडिया जो है वो बिजनेस के हवाले से बहुत अच्छी डेस्टिनेशन बन चुका है. आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? क्या वाकई ही आप इस बात को खुद एक्सपीरियंस करके इस बात को रिकॉग्नाइज करते हैं लोगों के लिए कि बाहर के जो इन्वेस्टर हैं वाकई ही इंडिया में आके इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इंडिया को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये बात कहना गलत तो नहीं है कि इंडिया बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हब बन चुका है, और क्या कहेंगे? आप पिछले 15-20 साल से, आई एम नॉट सेइंग ये, so 15-20 साल से, इवन एक्चुअली 1990s के बाद में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर तभी के जो थे, उन्होंने एलपीजी किया था, लिबरेशन एंड प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. सो व्हेन दे स्टार्टेड ओपनिंग इंडिया टू ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स के लिए, सो उस टाइम से बहुत सारा फर्क पड़ा है. एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक टर्म होता है जो आप ग्लोबल इंडेक्स में भी चेक करते हैं. सो इंडिया इज गोइंग हायर देयर एवरी ईयर. जब भी आप रिपोर्ट चेक करोगे तो इंडिया इज गोइंग हायर एवरी ईयर इन टर्म्स ऑफ डूइंग बिजनेस. फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये देखोगे तो इंडिया का जो स्टार्टअप सीन है, आई विल जस्ट गिव यू एक बेसिक वाला. शार्क टैंक का जो है, अगर आप फॉलो करते हो तो शार्क टैंक करके एक यूएस का प्रोग्राम है जो 15 साल से उधर चल रहा था, वो इंडिया में पिछले 2 साल से आया हुआ है. सो जहाँ पर आप अपना पिच बड़े इन्वेस्टर्स को देते हैं एंड दे स्टार्ट इन्वेस्टिंग विथ यू. नाउ ऑन टर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट हाउ दे हैव हेल्प, तो उन्होंने स्टार्टअप्स के लिए, सो देयर इज अ पोर्टल कॉल्ड स्टार्टअप इंडिया, जहाँ पर अगर आप, मैंने फॉर एग्जाम्पल मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने, वहाँ पर हमको रजिस्टर करना पड़ता, आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते सारे, एंड यू आर अलाउड फॉर सीड फंड. फॉर एग्जाम्पल मेरे को अगर किसी इन्वेस्टर से पैसा लेना है, सो एज ऑफ नाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इन्वेस्टिंग इनटू माय ऑर्गेनाइजेशन
and taking the minimum of the loan. मतलब लोन मिलेगा मेरे को 4% पे, which is one of the least across the globe अगर आपको बिजनेस लोन चाहिए तो. सो फॉर एग्जाम्पल इको कारी जिस ऑर्गेनाइजेशन को मैं चलाता हूँ उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सीड फंड मिला है. तो सीड फंड एंड इट्स गुड अमाउंट, सो इट्स इंडियन 50 लाख विच वी हैज बीन अप्रूव. सो पाकिस्तान का आप डबल कर दीजिए, आई थिंक मोर देन दैट एज ऑफ आज की इकोनॉमी के हिसाब से नहीं, बट पुरानी इकोनॉमी पे तो डबल ही हो जाएगा. सो इट इज 1 करोड़ पीकेआर इंडिया में एज अ लोन मिलता है आपको विदाउट एनी कोलेटरल एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. सो देर इज कंप्लीटली नो कोलेटरल फॉर दैट. ओनली थिंग इज दैट कि आपको 2 साल से पहले लेना, वो मतलब कंपनी को फॉर्म करने से पहले 2 साल ना आपने आपकी डॉक्यूमेंटेशन वो सब तैयार की तो गवर्नमेंट कैन यू कैन अप्लाई एंड गवर्नमेंट अप्रूव्स इट. Now, other part of it is not only about starting a business, about creating the whole ecosystem. So, which India have somehow managed it. But what is helping India is कि हम exports पे ज़्यादा dependent नहीं है. हमारा internal consumption बहुत heavy है. We are 1.3 billion as a country. So, कोई भी business अगर आपका idea बहुत अच्छा है तो आपको शायद बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आपको इंडिया ही इतना सपोर्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल मेरे एक्सपोर्ट्स लास्ट ईयर से इस साल डिप हुआ है, बट मेरा रेवेन्यू डबल हुआ है. एंड इट्स ऑल बिकॉज कि मेरा इंटरनल कंजप्शन जो इंडिया में हुआ है, इट हैज द इंडियन कंपनीज और द इंडियन कस्टमर्स हैव गिवन सो मच सपोर्ट दैट वी डोंट लुक कि मेरे को यूरोप एक्सपोर्ट करना है. Do we have started doing that also now so that we expand more? But looking ahead, I think India is in that phase जहाँ पर ये आगे के 10 साल is the golden period for the Indian businesses, where अगर आपका business बहुत अच्छा idea है, so it's one of the leading businesses across the globe you can make. For example, Ola is an Indian company जिसने I think 10 साल पहले चालू किया था, is now they is a competitor of Uber. Uber पाकिस्तान में भी, I know for that sure. So Uber की जगह पे Ola भी है और Uber भी है, दो ही कंपनीज हैं इंडिया में, who do type. So now Ola is a unicorn in India. So unicorn means they are having generating revenue of 1 billion and above in India. So that's what Ola is. दूसरा एक ओयो करके रूम्स है होटल, so which is दुनिया का सबसे बड़ा होटल चेन है, वो is an Indian company. Now, बाकी कंपनीज आपको पुरानी पता ही होंगी, टाटा, महिंद्रा एंड ऑल दैट. सो वो आर ग्लोबली ह्यूज प्लेयर्स अक्रॉस. सो बिजनेस के हिसाब से अगर आप देखोगे, सो व्हाट इंडिया हैव डन इन द पास्ट डिकेड और सो इज इट्स नॉट ओनली दैट व्हाट दे हैव. अगर आप बिजनेस और डिप्लोमेसी को देखोगे ना, सो आई ट्राई टू सी इट दैट वे. सो इंडिया हैज एक्चुअली स्टार्टेड सॉफ्ट पावर कैसे बनता है कंट्रीज की. इंडिया में टाटा करके एक कार मैन्युफैक्चरर्स है. सो उन्होंने यूके में जाके जैगुआर को खरीदा. सो टाटा ओन्स जैगुआर. सो नाउ व्हाट दे आर डूइंग कि वो यूके में जाके लाइवलीहुड्स क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि नाउ इज एन इंडियन कंपनी हु ओन्स इट, बट दे आर पेइंग द यूके गाइज देयर लाइवलीहुड. वैसे महिंद्रा, टीसीएस, दे आर इनटू यूएस, जहाँ पे उनके बहुत बड़े मतलब 20 से 25,000 लोग एम्प्लॉय है यूएस में इंडियन कंपनीज के. एंड यूरोप में भी वैसे बहुत सारी कंपनीज हैं. सो इट इज दैट कि एट द बेसिक लेवल पे ह्यूमन पे आप जाओगे ना, इट्स सर्वाइवल. तो जहां से मेरे को पैसा मिलने वाला है, यू विल नॉट से बैड अबाउट इट. सो दैट्स द सॉफ्ट पावर विच इंडिया इज जनरेटिंग एंड इट्स हेल्पिंग देम इन द लॉन्ग वे. सो इट्स नॉट ओनली बिजनेस, इट इज क्रिएटिंग जॉब्स इनटू दोज कंट्रीज जहां पर इंडियन कंपनीज अभी आगे बढ़ रही है. सो आगे जाके आई थिंक 10 साल का जो टाइम है, इट्स वन ऑफ द गोल्डन पीरियड फॉर द इंडियन बिजनेस एंड इंडियन इकोनॉमी, आई थिंक सो. वेयर I will not say that कि हम चाइना से आगे जाएंगे, but I think we might equal it somehow आगे के 10 साल. क्योंकि चाइना का अगर आप चेक करोगे तो they have started this last 20 से 30 साल पहले what India is doing now. So they are anyway 30 years ahead than India. सर हमने ये चीज़ तो देखी है कि जब से इंडिया के जो गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट है, तब से बिजनेस को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला है. और 2014 से हम देख रहे हैं कि वाकई ही इंडिया को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से. जिस तरह मेक इन इंडिया को प्रमोट किया गया है, वो सब हमारे सामने है. तो इस तरह के लीडर होने चाहिए जो आपके मुल्क को तरक्की की राहों में आगे लेके जाते हैं. तो मुझे मैं खुद भी पर्सनली तौर पे उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, जिस तरह उन्होंने इंडिया को ग्लोबल और डिजिटल इंडिया बनाया है और बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा फ्लरिश किया है. तो मैं खुद बहुत बड़ी फ़ैन हूँ.
तो सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, और इस तरह के प्रोग्राम्स हम कंटिन्यू रखेंगे, और आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। श्योर। व्यूअर्स आपका भी बहुत शुक्रिया, आप सब मेरी यूट्यूब फैमिली हैं, आप लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको प्रोग्राम पसंद आया, अपनी राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिए, और हमें दें इजाज़त। थैंक यू सो मच। थैंक यू रिबा जी।